हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 के साथ ही हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होने वाला है। इसमें बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ। जैसा कि हर बार की तरह आज भी इंफॉर्मेशन वही होगा कि आप इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर दीजिए, वहीं से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखेंगे एक एक क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेन करके कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चंस का सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक है ना, बढ़ते हैं। क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है कि 41 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह किसने कहा है कि इतिहास राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम प्रदान करता है। आपका सही आंसर जो होगा वो होगा सीले महोदय। ठीक है ना। एक चीज इसको थोड़ा सा इंग्लिश में देख लिया जाए। हु सेड दैट हिस्ट्री प्रोवाइड्स दैट थर्ड डिमिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि तीसरा आयाम कौन प्रदान करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इसका आंसर जो हो जाएगा वो सीले महोदय हो जाएंगे। सीले महोदय ने कहा है, इन्होंने कहा है कि इतिहास राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम प्रदान करता है। ध्यान दीजिए, एक चीज ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जो इतिहास है, एक विद्वान ने कहा है कि इतिहास जो है, इतिहास ये राजनीति विज्ञान की क्या है, जड़ है। ठीक है ना। और सीले महोदय हैं, सीले महोदय ने कहा है कि ये जो है इतिहास तीसरा आयाम प्रदान करता है। किसका? राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम प्रदान करता है। अब ये तीसरा आयाम से क्या मतलब है भाई? तीसरा आयाम देखिए, राजनीति विज्ञान के कई पक्ष हो सकते हैं और उसके कई तत्व हो सकते हैं। जैसे तत्व की यदि हम लोग बात करें तो राजनीति विज्ञान जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें राज्य जो होता है, ठीक है, राज्य का अध्ययन हम लोग करते हैं, और दूसरी बात सरकार का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों का अध्ययन करने से पहले हमें इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है, और इतिहास के बारे में जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें राजनीति विज्ञान का जो मतलब शुरू से लेकर के वर्तमान तक कैसे परिवर्तन आया और वर्तमान में राजनीति क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होगी। ठीक है ना। यही कारण था कि सीले महोदय ने कहा है कि इतिहास राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम प्रदान करता है। ठीक है। तो तीसरा आयाम की बात किसने की है? तो सीले महोदय ने की है। आप इस तरीके से बात कर सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में तीसरा आयाम की बात, मतलब इतिहास को तीसरा आयाम किसने बताया है? तो सीले महोदय ने बताया है। आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधिशास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई है 1838 में। इसमें कुछ वैसा फैक्ट बताने लायक है ही नहीं। ठीक है ना। बस आपको इसको रटना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी है कि हमें याद ही करना पड़ेगा, कुछ ऑप्शंस नहीं है। 1838 में जो है विधि शास्त्र पर व्याख्यान प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है ना। इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 43 कह रहा है कि द एडवोकेसी ऑफ द डॉक्ट्रिन्स ऑफ यूनिटी ऑफ सॉवरेनिटी वाज डन बाय whom among the following। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा। ठीक है ना। आइंस्टीन महोदय ने, ठीक है, आइंस्टीन महोदय क्या कहा है? आइंस्टीन महोदय ने कहा है कि प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है ना, यानी कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आइंस्टीन महोदय ने कहा है। ठीक है ना। हालांकि जब हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो राज्य के बारे में 4 तत्व होते हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आगे जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे राज्य से रिलेटेड तो उसमें हम लोग 4 कौन कौन से तत्व होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि राजनीति विज्ञान में अगर एक तत्ववादी सिद्धांत की किसी ने बात की है तो वो बात किया है किसने? आइंस्टीन महोदय ने। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। यही इसके पहले क्वेश्चन जो था उसमें हमने बताया था कि इतिहास को तीसरा उपागम किसने बताया था,
मतलब तीसरा इतिहास को तीसरा उपागम राजनीति विज्ञान में किसने बताया था, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी हम कुछ इस तरीके से उस क्वेश्चंस को याद रख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में कि राजनीति विज्ञान में प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रभुसत्ता की बात हो रही है, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान में प्रभुसत्ता क्या है, एक चीज और समझ लीजिए, देखिए किसी भी राज्य को ठीक है ना चलाने के लिए हमारे पास एक शक्ति होनी चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं प्रभुसत्ता, सॉवरेंटी, ठीक है ना। और ये प्रभुसत्ता एक ऐसी शक्ति होती है जो राज्य में सरकार होती है उसको प्रदान की जाती है, और ये जो सरकार होती है इसी प्रभुसत्ता का संप्रभुता का प्रयोग करके पूरे राज्य पे शासन करने का काम करती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात और है कि राज्य में जो सरकार होती है और जो सरकार की प्रभुसत्ता होती है, इसी के साथ साथ राज्य के दो अन्य और तत्व होते हैं, जिसमें एक होता है स्थल। स्थल का मतलब कि जहां पे लोग रहेंगे, और दूसरा जनसंख्या, जिस पे सरकार क्या करेगी, राज करेगी, ठीक है ना, शासन करेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आइंस्टीन ने कहा कि प्रभुसत्ता के एक तत्ववादी का सिद्धांत जो होता है वो लागू होना चाहिए राज्य में, ठीक है ना। प्रभुसत्ता को एक तत्ववादी बताया है, एक तरीके से निरंकुशता हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत के 3 प्रमुख व्याख्याता थे। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए कि द 3 मेन एक्सपोनेंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट वेयर, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक है ना। इसके बारे में हमने एक बार पहले ही चर्चा कर ली है जब हम बता रहे थे आपको सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ये जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, इसमें हमने बताया था कि जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है शुरू से निकल करके आया था, और उस समय अवस्था जो थी वो थी प्राकृतिक अवस्था, ठीक है ना। और इसी प्राकृतिक अवस्था में वो सिद्धांत लागू हुआ करता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पावर होगा वो कुछ भी करेगा, कोई बोलने वाला नहीं था, ठीक है ना। ये था प्राकृतिक अवस्था में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे, अच्छा एक चीज यहीं पे बात की गई थी प्राकृतिक अधिकार की, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकार। तो जो प्राकृतिक अधिकार की बात की गई थी, इसमें बताया गया था, इसमें मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। जैसे हमने एक आम का उदाहरण दिया था कि अगर एक व्यक्ति आम तोड़ करके गिरा देता है तो उस आम पे जो हक होगा वो उसी व्यक्ति का होगा जिसने उस आम को गिराया है, ठीक है ना। तो जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा, वही सिद्धांत उस समय प्राकृतिक अधिकार कहलाता था। लेकिन बाद में प्राकृतिक अवस्था में ही वो सिद्धांत आ गया कि जिसके पास बल था, ठीक है ना, वो दूसरे पे क्या होगा, हावी होने लगा, उनके हक और अधिकार को छीनने लगा, ठीक है। और उसी के बाद आया सामाजिक समझौता का सिद्धांत, मतलब 10 लोग एक जगह इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि अगर जिसके पास पावर है वो तो अपना काम कर ले रहा, परंतु जो दुबले पतले हैं या फिर जो एक तरीके से कमजोर हैं तो उनका अधिकार और हक का क्या होगा, ठीक है। उस सभी ने मिल करके क्या किया, सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया। और सामाजिक समझौता का सिद्धांत आया, उसमें क्या हुआ कि मान के चलिए कि ये 10 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, और इन्होंने अपना हक या फिर जो इनकी शक्ति थी उन्होंने उठा करके किसी एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो इनके हक और अधिकार का रक्षा करेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग मिल करके क्या करते हैं, अपनी शक्ति जो होती है, अपना हक और अधिकार जो होता है वो इनको दे देते हैं, और ये क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। किसके, ये जो 6 लोग हैं इनके हक और अधिकार की रक्षा करेंगे, ठीक है ना। तो यही था उस समय का सामाजिक समझौता सिद्धांत। और इस सामाजिक समझौता सिद्धांत से हॉब्स, लॉक और रूसो थे, ठीक है ना। यही 3 लोगों ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। हॉब्स ने एक पुस्तक लिखा था लेवियाथन, ठीक है ना।
और इसी पुस्तक में इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था। रूसो महोदय थे, रूसो महोदय ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया था, सामान्य इच्छा। इन्होंने सभी व्यक्ति के वास्तविक इच्छाओं का जो योग था उसी को सामान्य इच्छा कहा, और उसी को कहा कि यही चीज होना चाहिए जो सब लोग चाहते हैं, वही होना चाहिए, ठीक है ना। लाक महोदय भी इसी से रिलेटेड थे, सामाजिक समझौता के सिद्धांत से, ठीक है ना। हालांकि तीनों ने अपने अलग अलग विचार दिए हैं, लेकिन सबके विचार किससे संबंधित है, सामाजिक समझौता के सिद्धांत से ही संबंधित है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ्सलाक और रूसो, ठीक है ना, हाफ्सलाक और रूसो। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहा है कि वो पुस्तक जिसमें हाब्स ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया है उसका शीर्षक है, तो लेवियाथन है। अभी जस्ट हमने बताया कि लेवियाथन जो पुस्तक है, जो बुक है, ये हाब्स महोदय के द्वारा लिखा गया था और इन्होंने इसी किताब में अपने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। और इसका जो शीर्षक है वो क्या है, लेवियाथन है। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेवियाथन। इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, द टाइटल्स ऑफ द बुक इन विच हॉब्स प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज, तो हो जाएगा इसका सही आंसर लेवियाथन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है। आपका सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक पद्धति, लीगल मेथड, ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति हो जाएगा, ठीक है, वैधानिक पद्धति, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, वैधानिक पद्धति, लीगल मेथड, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो वैधानिक पद्धति है, वैधानिक पद्धति यही जो है राजनीति विज्ञान का सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी राजनीति विज्ञान के टर्म्स को पढ़ने के लिए हमें एक जो विधि बनाई गई है उसके तहत ही हम लोगों को पढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी टर्म्स का कोई भी मतलब निकाल करके और कुछ भी लिखा जा सके, कुछ भी पढ़ा जा सके। यहाँ तक कि राज्य के एक एक नागरिक के पास कितने अधिकार होने चाहिए, कितने अधिकार नहीं होने चाहिए, कौन से उसके मूल कर्तव्य हैं, कौन कर्तव्य नहीं है, इन सारी चीजों की व्याख्या किसके द्वारा की जाती है, विधि के द्वारा ही तो की जाती है। और विधि के द्वारा की जाने के पश्चात ही राजनीति के संबंध में राज्य के भी क्या क्या जो एक तरीके से कह सकते हैं हक और अधिकार होंगे, या फिर राज्य के क्या दायित्व होंगे, या राज्य के क्या कर्तव्य होंगे, चाहे वो राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनके संबंध में, या फिर किसी भी राज्य का दूसरे राज्य के संबंध में क्या क्या हक और अधिकार और दायित्व होंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, तो वो राजनीति विज्ञान में वैधानिक पद्धति के तहत ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो सर्वोत्तम पद्धति है वो है वैज्ञानिक पद्धति, लीगल मेथड, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लीगल मेथड। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान के समान अनिश्चित सिद्ध किया है। लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं, ठीक है ना। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने राजनीति विज्ञान को मौसम विज्ञान की तरह अनिश्चित सिद्ध किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मौसम क्या होता है, मौसम क्या बदलने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। मौसम का बदलने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। इसी तरह जो लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं वो कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो मौसम विज्ञान की तरह है। जिस तरीके से मौसम विज्ञान का बदलने का कोई टाइम नहीं है, मौसम विज्ञान में कब किस तरीके से कौन कौन से मौसम आ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। ठीक उसी प्रकार राजनीति में कौन से ऐसे टर्म्स होंगे, ठीक है ना, कौन से ऐसे पद होंगे या फिर कौन कौन से संशोधन हो जाएंगे, कब क्या किसकी जरूरत पड़ जाएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। और यही कारण है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल नंबर 368 जो है 368, वो संशोधन दिया हुआ है। जरूरत के अनुसार जो है उसका प्रयोग करके राजनीति में जो भी संशोधन के करने के लायक होता है, जिसकी जरूरत होती है उसका संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो लॉर्ड ब्राइस महोदय वही कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो होती है वो मौसम विज्ञान की तरह होती है,
जरूरत के अनुसार ये अपने स्वरूप रूपरेखा को बदलती रहती है, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चंस को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि राजनीति में किसने कहा था राजनीति विज्ञान को कि मौसम की तरह बदल जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड ब्राइस महोदय। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा कि राजनीति विज्ञान में मौसम से तुलना किसने किया था, किसकी, राजनीति की, यानी कि राजनीति की तुलना मौसम के साथ लॉर्ड ब्राइस महोदय ने किया था, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है राजनीति विज्ञान का आधुनिक उपागम है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, ठीक है ना। व्यवहारवादी उपागम आपका सही हो जाएगा। यहां पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं, देखिए वर्तमान में जो राजनीति चलती है कहीं ना कहीं राजनीति निर्भर करती है उन व्यक्ति के, जो राज्य के नागरिक हैं उन व्यक्तियों के व्यवहार पे निर्भर करती है। जैसे एक ही टर्म्स पे, एक ही पद पे या फिर एक ही बिंदु पे ऐसा नहीं हो सकता कि सभी व्यक्ति अपने एक ही विचार रखें, एक ही बिंदु पे सभी व्यक्तियों का विचार अपना अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आधुनिक राजनीति का उपागम है वो व्यवहारवादी उपागम हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, यह किसने कहा है, तो ये जो है मलबर महोदय ने कहा है कि भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। लेकिन जो गार्नर महोदय हैं, गार्नर महोदय बताते हैं कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, ठीक है ना। राज्य के 4 आवश्यक तत्व, पहला तत्व इन्होंने बताया, सबसे पहला तत्व इन्होंने बताया कि जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या, और दूसरा इन्होंने बताया भूमि होनी चाहिए जिस पे जनसंख्या निवास करेगी। तीसरा उन्होंने बताया कि एक सरकार होनी चाहिए, यानी कि राजनीतिक दल होनी चाहिए जो सरकार बनाएगी। और चौथा इन्होंने बताया प्रभुसत्ता या संप्रभुता होनी चाहिए, जिसका प्रयोग करके सरकार जो होगी वो राज्य को चलाने का काम करेगी, ठीक है ना। तो गार्नर के अनुसार जनसंख्या, भूमि और सरकार और संप्रभुता ये 4 तत्व हैं। लेकिन वहीं पे मलबर महोदय ने कहा कि नहीं, देखिए भूमि जो है ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है ना। भूमि क्या है, राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। तो आप इस तरीके से इन दोनों को कंपेयर करके, तुलना करके याद रख सकते हैं कि वहीं गार्नर महोदय 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से, पहली जनसंख्या, और दूसरा भूमि होना चाहिए, और तीसरा सरकार होनी चाहिए, और पांचवा जो है सरकार के पास अपनी संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि राज्य में सरकार कुछ भी करेगी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार, परंतु किसी भी बाहरी शक्ति के द्वारा इस पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का बाहरी शक्ति, जो सरकार होती है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इस पे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। यही होती है संप्रभुता या प्रभुसत्ता, ठीक है ना। तो जो संप्रभुता एक तरीके से सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है जो सरकारें होती हैं किसी भी राज्य में, ठीक है। तो यहां पे गार्नर महोदय ने 4 तत्व बताए, लेकिन मलबर महोदय कहते हैं कि देखिए भाई भूमि है, भूमि को आप हटा दीजिए, भूमि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, इसीलिए आप भूमि को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो दोनों के सिद्धांत को अगर हम लोग जान लेते हैं तो इन्होंने 4 तत्व बताया था और इन्होंने 3 ही तत्व बताया। इन्होंने भूमि को क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है ना। एक तरीके से हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में मलबा के बारे में पढ़ते हैं। जो मलबा होता है वो जमीन पर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको लिंक करके याद कर सकते हैं कि ये है मलबर महोदय, और इन्होंने कहा कि जो भूमि होती है वो राज्य का आवश्यकता तो नहीं है, और भूमि क्या हो सकता है, भूमि वही होता है जो मलबा होता है, ठीक है। तो जो धरती का सरफेस होता है, जो अर्थ होता है, उसका जो सरफेस होता है वो सब के सब क्या होते हैं, एक तरीके से क्रस्ट होते हैं, मलबा होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिंक करके भी याद रख सकते हैं, आपको याद ही रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में हैं, यह कथन किसका है, लॉर्ड ब्राइस का है। देखिए
कह रहा है कि द स्टेटमेंट द रूट्स ऑफ द पॉलिटिक्स आर इन फिलोसफी फिजियोलॉजी बिलोंग्स टू, ये किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस महोदय ने, ठीक है ना। यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि राजनीति में अभी तक किसी ने मनोविज्ञान का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है ना। अब तक जो मनोविज्ञान का सबसे पहली बार प्रयोग किया है वो लॉर्ड ब्राइस महोदय ने किया है। अब तक मैंने जितना लेक्चर कवर किया उसमें मनोविज्ञान का एक जगह भी मैंने जिक्र नहीं किया। मनोविज्ञान का सबसे पहली बार जिक्र मैंने क्वेश्चन किसके साथ किया? लॉर्ड ब्राइस के साथ किया, ठीक है ना। तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि देखो भाई, मनोविज्ञान जब हम लोग जानेंगे तो मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जो फिजियोलॉजी होती है इसी के अंतर्गत हम लोग साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी, इसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे किसकी? राजनीति की, ठीक है ना। जब हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो मनोविज्ञान का अध्ययन करेंगे तभी हम लोग राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं, अदरवाइज अध्ययन नहीं कर सकते हैं। किसका ये कथन है? ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है, ठीक है ना। तो आपका लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।